हमने पिछली क्लास मिस की थी। हमसे शुरू करते हैं। तो ईआर मॉडल पे काम चल रहा था हमारा। 2 क्लासेस मेरा ख्याल हम ले चुके थे ईआर मॉडल पे। पहली में बड़ी डिटेल में ये बात हुई थी कि ई क्या होता है। तो ई की टाइप्स थी, एंटिटी टाइप थी, एंटिटी सेट था, एंटिटी इंस्टेंस थी, उसकी डेफिनेशंस थी। दूसरी में बात हुई थी कि आर क्या होता है, रिलेशनशिप्स। उसमें वीक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, टर्नरी, यूनरी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि शायद ही कभी देखो कि एक एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशनशिप है, कम ही होता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि 2 एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप होता है। दिस इज़ हाउ ईआर डायग्राम्स वर्क। तो टर्नरी भी हो सकता है जिसमें 3 वो होती थी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी जब आप ईआर डायग्राम असाइनमेंट में बनाओगे, सेकंड असाइनमेंट होती है यूजली। फर्स्ट डीएफडी होता है, सेकंड ईआर होता है। तो जब आप असाइनमेंट आपकी को चेक करेगा तो नंबर 1 चीज़ जो वो चेक करेगा ना, वो ये होएंगी कार्डिनैलिटीज, मोडालिटीज। ठीक है, कि कार्डिनैलिटीज आपने ठीक लगाई हैं या नहीं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कार्डिनैलिटीज मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है बिल्कुल, लेकिन वो ज़रूरी हैं काफ़ी ज़्यादा। ये वो मैपिंग को डिफाइन करती थी। इस पर भी काफ़ी डिटेल में हमने काम कर लिया था। ये सारे एग्जाम्पल्स किए थे, अपने पास से भी बनाए थे। मेरा ख्याल है बस यही आखिरी क्लास थी, यहीं पे हमने छोड़ना था। हाँ जी, बस यहाँ से शुरू करेंगे। सुपर टाइप, सब टाइप्स क्या होती है, ये एक छोटी सी हेडिंग मेरी रह गई है, डिपेंडेंसीज। ठीक है, ये याद करने वाली है, वैसे ये आगे भी आएगी, लेकिन ये याद करने वाली है, इसको पढ़ लेना बस कि एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी क्या होती है। एक कॉन्स्टेंट होती है, कंडीशन होती है, इसी तरह आइडेंटिफायर, उसी तरह रेफरेंस। बल ये आगे आएंगी इस तरह। अब हमने आ, तो ईआर मॉडल में कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, इनको सब टाइप्स या सुपर टाइप्स कहते हो, जो हमने बिल्कुल नहीं की। मतलब ये इनसे हमारा अभी तक पाला नहीं पड़ा। ये क्या होती है? आ, ये हम ईआर डायग्राम की बात कर रहे हैं, लेकिन ईआर डायग्राम भी एंटिटी की बात कर रहे हैं। तो एंटिटीज कैन बी सुपर एंड सब टाइप। ठीक है, इसका वैसे कोई आसान तरीका तो नहीं है समझने का, लेकिन जो जो प्रोग्रामिंग में बेसिकली तुम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, ये वो है एंटिटीज के अंदर। इनहेरिटेंस में भी एक सुपर टाइप और सब टाइप होती है ना, एक पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास होती है। तो पेरेंट क्लास वो होती है जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, और चाइल्ड क्लास वो होती है जिसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से एंटिटीज के अंदर होएगा। जाहिर बात है, जो प्रोग्रामिंग में होएगा वो डीबी में भी होएगा। तो एंड पे कोड ने जाके डीबी में स्टोर होना होता है उस सारे डेटा ने। तो वो जो आप कोड के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हो ना, अपना हायरार्की बनाते हो क्लासेस की, ऑब्जेक्ट्स की, एंड पे उन ऑब्जेक्ट्स से स्टोर होना होता है डीबी में। तो वही हायरार्की एंटिटीज के अंदर आ जाती है। लेकिन बहरहाल उससे डायरेक्ट मतलब वो ये नहीं है कि अगर वो नहीं है तो ये नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब इनकी अपनी वो, इनका अपना वजूद होएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मेरे पास एक सुपर टाइप है पर्सन नाम। जाहिर बात है, पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब कुछ होएगा पर्सन का। कुछ जनरल एट्रीब्यूट्स है पर्सन के। अब पर्सन को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो 2 किस्म के पर्सन में, एक को स्टूडेंट कह दो, एक को फैकल्टी कह दो। ये इज अ का रिलेशनशिप होता है, इज अ रिलेशनशिप अगेन जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग। जिस तरह वो पेरेंट और क्लास, चाइल्ड क्लास का इज अ का रिलेशनशिप होता था ना, एग्जैक्टली उसी तरह से इसका भी इज अ का रिलेशनशिप होता है। पढ़ते इस तरह से हैं, स्टूडेंट इज अ पर्सन, फैकल्टी इज अ पर्सन। अब जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो स्टूडेंट में भी हैं, फैकल्टी में भी हैं, वो क्या होएगा? नेम, एज, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों के अंदर होंगी। तो बजाय इसके कि उनको हम इधर भी स्टोर करें, इधर भी स्टोर करें, हम उनको एक कॉमन सुपर टाइप में स्टोर कर लेते हैं। इसको सुपर टाइप कह दो कि इसके अंदर स्टोर कर लें।
और फिर जो स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं जो स्टूडेंट के अपने या फैकल्टी के अपने, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की आईडी होएगी, वो होएगा, डिग्री होएगी, जीपीए होएगा, ये स्टूडेंट का स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, वो इसमें स्टोर होते हैं। और फैकल्टी की अपनी होएगी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कौन से लेक्चर्स पढ़ाता है, किस टाइम पे आता है, सैलरी कितनी है, वो इसके अंदर आ जाए। नॉर्मली छोटी मोटी एप्लीकेशंस जो हम बनाते हैं उसमें हम सुपर सब टाइप्स नहीं बनाते डीबी के अंदर। लेकिन बहरहाल बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, इसलिए ज़रूरी है कि तुमने एग्ज़ाम देना, तुम्हें ये इसका पता होना चाहिए कि ये क्या है। और प्लस अगर तुम मतलब रियल वर्ल्ड की सिनेरियो में भी अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन की डेटाबेस में भी सुपर सबटाइप्स बना दो तो इससे एक्चुअली ज़िंदगी आसान होती है। चीज़ें एक सिंगल जगह पे स्टोर होती हैं, रूल्स बेहतर तरीके से फॉलो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन करते नहीं लोग, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं करते, लेकिन बहुत कम मतलब देखने में मिलता है कि ये एक्चुअली प्रॉपरली लोगों ने किया हुआ है। तो वंस अगेन सुपर टाइप वो है जो जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, पेरेंट क्लास जिसको तुम कहते हैं। और सब टाइप्स जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे। स्पेशलाइज्ड का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट में है वो फैकल्टी में नहीं होएगा, वो अलग-अलग वो होंगे। लेफ्ट साइड वाला एग्जांपल बिल्कुल गलत है, इसको काट दो, इंतहाई गलत है। वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट सुपर टाइप है और उसकी स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 उसकी सब टाइप, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये उसकी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं। ये मतलब इंतहाई सख्त गलत है, ये लेफ्ट साइड वाला एग्जांपल ये काट देना। अच्छा, तो ये इनहेरिटेंस है, सुपर सब टाइप प्योरली इनहेरिटेंस है, इज अ रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसके कुछ जितने मर्जी एग्जांपल्स कर लो वो कम है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अच्छा सॉरी ये नहीं बताया कि ये निशान ये था। ईआर डायग्राम में निशानों की भी बड़ी वैल्यू है ना। तो एंटिटी का निशान तुम्हें पता है रेक्टेंगल है, एट्रीब्यूट का निशान तुम्हें पता है ओवल है, और ये जो सब सुपर सब टाइप है इसका निशान ये सर्कल और इस तरह से दो ब्रेक करके वो करते हो। तो हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करना था। तो हमारी कंपनी में दो किस्म के एम्प्लॉयज़ हैं, एक सैलरीड और एक जो मतलब फिक्स सैलरी लेते हैं महीने की, और एक आवरली जो घंटे का रेट है, जितने घंटे काम करते हैं उतने पैसे। तो हम इन दोनों को मतलब अलग-अलग भी स्टोर कर सकते थे, इतना ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ना बनाते। सैलरीड एम्प्लॉयज़ की अलग एंटिटी होती, आवरली की अलग एंटिटी होती। लेकिन अगर हम इस तरह से बनाते तो हमें पता चलता कि हम एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ये सारा कुछ इधर भी स्टोर करते, सैलरीड का भी, और यही हम इधर भी स्टोर करते हैं आवरली का भी, क्योंकि इस आवरली एम्प्लॉय का भी ये सारा डेटा हमें चाहिए और सैलरीड का भी हमें ये सारा डेटा चाहिए। तो जब भी तुम कभी इस तरह ईआर डायग्राम बना रहे हो और तुम्हें नजर आ रहा है कि यार ये तो कॉमन चीजें आनी शुरू हो गई हैं दोनों के अंदर, इसके अंदर भी कुछ कॉमन है, इसके अंदर भी कुछ कॉमन है, तो ये टाइम आ गया है कि तुम सुपर टाइप बना लो, उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को निकाल के सुपर टाइप में ले जाओ। यही पहचान होती है कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी। इसमें कोई क्वेश्चन को प्रॉब्लम, यार इसमें थोड़ा सा वो है, कंप्लीट नहीं है ये, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। ये पता नहीं हमने पढ़ा है या नहीं कि प्राइमरी की जो होती है उसको अंडरलाइन करना चाहिए। तो आई डोंट नो ये क्यों नहीं कर रहा, आई थिंक इसे पढ़ाया ही नहीं है अभी। तो एक एग्जांपल हो गया कि जैसे पर्सन है, पर्सन स्टूडेंट हो सकता है या फैकल्टी हो सकता है। इसी तरह एम्प्लॉई है, वो सैलरीड हो सकता है, आवरली हो सकता है। तो वेन एवर यू हैव सच अ सिचुएशन तो उस हिसाब से ये अब कंप्लीट एग्जांपल है उसका, पर्सन वाले का। अगेन कोई खास बात नहीं नजर आएगी, वही कॉमन एट्रीब्यूट्स पर्सन में आ गए। और सीजीपीए जैसे फैकल्टी का सीजीपीए तो नहीं ना होएगा, तो स्टूडेंट का जो स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट है जो सिर्फ स्टूडेंट का ही है वो इधर आ जाएगा। इसी तरह फैकल्टी की क्वालिफिकेशन होएगी कि वो पढ़ा हुआ कितना है। तो सुपर टाइप सब टाइप जो रिलेशनशिप्स हैं ये ज़रा केयरफुली डेवलप करने पड़ते हैं। केयरफुली इन द सेंस कि ज़बरदस्ती नहीं है कि ये बनाने ही हैं। अगर तुम्हें कॉमन एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, अगर तुम्हें लॉजिकल एक रिलेशनशिप इज़ अ का नज़र आ रहा है, तब तो बना दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये हर दफ़ा बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, एक टूल है, बस पता होना चाहिए कि है। लो ये वो कंस्ट्रेंट्स जो मैं पीछे से छोड़ के आया था। ये लफ्ज़ आप बार बार सुनते हो डीबी में कंस्ट्रेंट्स, तो अब तक याद हो गया होगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो कंस्ट्रेंट्स मींस कंडीशंस, रूल्स, लिमिट्स,
मतलब डेटा के ऊपर कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स ऐसे लग जाते हैं जिससे वो ज़रा डेटा इंटैक्ट रहता है, बेहतर रहता है। तो इसमें पहली कंस्ट्रेंट जो है वो कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट है। कंप्लीटनेस को दो तरीकों से डिफाइन करते हो, टोटल कंप्लीटनेस या पार्शियल कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट के दो वो हैं, दो टाइप्स हैं, टोटल या पार्शियल। टोटल में ये होता है कि कैसे कहें इसको, टोटल में ये होता है कि अगर सुपर टाइप में कोई एंटिटी है, सुपर टाइप में कोई, यानी सुपर टाइप में कोई पर्सन है, तो लाजमी है कि वो या तो स्टूडेंट में होएगा या फैकल्टी में होएगा। वो ये नहीं हो सकता कि मतलब वो मौजूद ना होए। कैसे कहें इसको, भाई ऐसे ही कह सकते हैं कि अगर एक पर्सन है खान बाबा, जो पर्सन की एंटिटी के अंदर मौजूद है खान बाबा, खान बाबे का हमने नाम, एड्रेस, सब कुछ रखा हुआ है, तो ये लाजिम है कि खान बाबा या स्टूडेंट में होएगा या फैकल्टी में होएगा। ये टोटल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो टोटल completeness constraint exists only if we have a super type and some subtypes such that the super type, अच्छा नहीं, ये तो डेफिनेशन है ही नहीं, ये डेफिनेशन है। All the instances of the super type must be present in one of the subtypes। नाम से जाहिर है ना, टोटल कंप्लीटनेस मीन्स कि अगर सुपर टाइप में कोई आइटम है, कोई बंदा है, कोई एग्जाम्पल है, तो लाजिम है कि वो या सब में होएगा या किसी एक सब टाइप के अंदर मौजूद लाजमी होगा। पार्शियल में ऐसा नहीं है। पार्शियल में ऐसे है कि हमारे पास पर्सन के अंदर खान बाबा हो सकता है, जिसको ना हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट के अंदर, ना फैकल्टी के अंदर कर रहे हैं। समझो बात को ना। लेकिन हम बहरहाल उसका डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं किसी वजह से, वो हमारा कोई कंसल्टेंट हो सकता है, आई डोंट नो, तो जिसकी हम टाइप सब टाइप नहीं बना रहे। तो पार्शियल में ये रूल नहीं है, पार्शियल में ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट टाइप का बंदा चाइल्ड टाइप में मौजूद होना ज़रूरी है, ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट थी, वेरी इजी, प्लीज़ नाम से याद रखना। टोटल कंप्लीटनेस मीन्स के टोटली मौजूद होना चाहिए, यानी हर पेरेंट इंस्टेंस जो है वो किसी ना किसी चाइल्ड में एग्जिस्ट करनी चाहिए। और पार्शियल का मतलब है कि इंडिपेंडेंस है, तो रखनी है तो रख लो, नहीं रखनी तो ना। राइट रॉन्ग की बात नहीं हो रही, वो सिचुएशन के ऊपर है कि तुम कौन सी वाली कंस्ट्रेंट फॉलो करोगे। डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट भी मौजूद है, इसमें भी दो कैटेगरीज आएंगी, एक डिसजॉइंट आएगी, एक ओवरलैप आएगी। तो अगेन बात बड़ी सिंपल सी है। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा स्टूडेंट में है तो वो फैकल्टी में नहीं हो सकता। डिसजॉइंट मीन्स कि अगर वो एक सब टाइप में है तो वो दूसरी में नहीं हो सकता, और ज़्यादातर यही होता है। और ओवरलैप में इजाज़त है। ओवरलैप में ये है कि अगर एक स्टूडेंट है जो पढ़ा भी रहा है तो वो स्टूडेंट में भी होएगा, वो फैकल्टी में भी होएगा। तो ओवरलैप में आप अलाउ करते हो और डिसजॉइंट में अलाउ नहीं करते। एक एक लाइन की प्लीज डेफिनेशन बस पढ़ लेना। इस डबल लाइन का क्या मतलब है? मेरा ख्याल है ये ओवरलैप है, मुझे नहीं पता। क्या इस डबल लाइन का क्या मतलब है? तंग कर रही है, मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा, अब ये कैसे चल रहा है कि पेशेंट है जो आउटडोर भी हो सकता है, जो इंडोर भी हो सकता है। हाँ जी, करो अब बात जरा, ये टोटल कंप्लीटनेस होएगी या पार्शियल कंप्लीटनेस होएगी? तो मेरे ख्याल में टोटल कंप्लीटनेस होएगी, जिसका मतलब ये होएगा कि अगर एक पेशेंट है तो लाजिम है कि वो या आउटडोर होएगा या इंडोर होएगा। ठीक है, मतलब ये लाजिम है। अगर ये लाजिम है आपके हॉस्पिटल में तो फिर ये टोटल कंप्लीटनेस आप फॉलो कर रहे हो। अच्छा, नंबर 2 ये कि डिसजॉइंट रखना है या ओवरलैप रखना है। तो अगेन ये आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल में डिसजॉइंट होएगा। डिसजॉइंट मीन्स कि अगर एक बंदा आउटडोर के अंदर है तो वो सेम बंदा इंडोर में नहीं हो सकता, और ये बात ठीक है, या तो वो इंडोर होएगा या वो आउटडोर होएगा, अलग अलग ही होएगा। तो इसमें हम ओवरलैप अलाउ नहीं करेंगे, डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट फॉलो करेंगे इस एग्जाम्पल। इस डबल लाइन का मतलब पढ़ लेना, टेक्स्ट में लिखा होएगा या ये ओवरलैप है या ये डिसजॉइंट है। अभी पता नहीं इनमें से कौन से वाला ये एग्जाम्पल वो करता है। व्हीकल हमारे पास सुपर टाइप है। अब व्हीकल के नीचे 25 सब टाइप्स आ सकती हैं। कार है, ट्रक है, रिक्शा है, साइकिल है, क्या चीज़ है।
तो उसकी प्राइस, व्हीकल आईडी, मॉडल, रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ तो कॉमन है जो सब में हमने स्टोर करना ही करना है। अब कार में हमने एक स्पेशल चीज़ उसने स्टोर कर ली कि उसके दरवाजे कितने हैं, उसके पैसेंजर कितने हैं। ट्रक में शायद तुम ये स्टोर करोगे कि उसके टायर कितने हैं, उसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, ताकि पता चले कि वो कितना दूर जा सकता है। तो अगेन इसमें टोटल कंप्लीटनेस होएगी या पार्शियल कंप्लीटनेस होएगी, तो ये टोटल नहीं है दूर दूर तक। मैं व्हीकल के अंदर एक ऐसा रिक्शा रख सकता हूँ जो ज़रूरी नहीं है कि कार में भी आए या ट्रक में आए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो व्हीकल्स और बहुत किस्म की होती हैं, सिर्फ इस किस्म की नहीं होती। तो इसमें पार्शियल कंप्लीटनेस चलेगी, विच मीन्स कि आई कैन हैव अ सुपर टाइप एंटिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन चाइल्ड टाइप एंटिटी। अब इसमें ओवरलैप होएगा या डिसजॉइंटनेस होएगी? डिसजॉइंटनेस तो होएगी इसके अंदर, इवन दो ये पार्शियल कंप्लीटनेस है, लेकिन डिसजॉइंटनेस तो इसमें होएगी, क्योंकि गाड़ी तो ऐसी कोई नहीं है जो ट्रक भी होएगा, यानी कॉमन तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, या गाड़ी होएगी या ट्रक होएगा। तो होएगा तो ये अभी भी डिसजॉइंट ही। अगेन सिनारियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस उसमें लेके जाते हो, किस किस तरीके से लेके जाते हो। फैक्ट्री है, उसमें कोई पुर्जा है, कोई पार्ट है, पुर्जा है जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब वो पुर्जा या तो हम खुद बनाते हैं या हम परचेज करते हैं। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि पुर्जा, या अगर हम परचेज करते हैं तो एक वो परचेजर है, सप्लायर है, उससे हम परचेज कर लेते हैं। अब इधर अगेन टोटल कंप्लीटनेस है या पार्शियल है? तो कंप्लीटनेस तो टोटल है कि अगर एक पुर्जा है तो या तो हम खुद बना रहे हैं या हम खरीद रहे हैं, तीसरा तो कोई रास्ता मुझे नहीं समझ आता। तो टोटल कंप्लीटनेस इसके अंदर है। क्या इसमें ओवरलैप है या डिसजॉइंटनेस है? ये डिपेंड करता है आपके सिनारियो के ऊपर। डिसजॉइंट भी हो सकता है, विच मीन्स कि जो मैन्युफैक्चर पुर्जा है वो आप परचेज नहीं कर सकते, लेकिन ये भी हो सकता है कि ओवरलैप अलाउ करो आप, कि एक पुर्जा है जो आप खुद भी बना रहे हो लेकिन कम बना रहे हो, उसकी परचेज भी आप अलाउ करते हो। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कौन सी कंस्ट्रेंट फॉलो करते हो। वो सिनारियो के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जो स्टोरी, जो सिनारियो आपको दिया गया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुमने जब भी ये सुपर सब टाइप के काम करने हैं, तुमने अपने आप से ये 4 सवाल पूछने हैं कि यार कंप्लीट है या पार्शियल है। पहला तो ये है, कंप्लीट है या पार्शियल है। और दूसरा ये पूछना है कि भाई डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। और इन किसी एक में से निशान ये वाला डबल वाला फॉलो होता है। ठीक है, ये टेक्स्ट में लिखा होगा कहीं पे कि कौन से वाला फॉलो करते हैं। सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर इज क्वाइट अ स्मॉल थिंग। ये एक एग्जांपल दिया हुआ तो बड़ा इजी हो जाएगा। एग्जांपल नहीं दिया हुआ, एग्जांपल नहीं दिया। सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर ये होता है कि तुम एक एट्रीब्यूट रखते हो सुपर टाइप के अंदर। सुपर टाइप के अंदर यहाँ पे तुमने एक एट्रीब्यूट लगा दिया है, उसमें तुमने रख दिया है फॉर एग्जांपल कंडीशन। एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख दो कंडीशन। अब उसकी गेम ये है कि अगर कंडीशन के अंदर एम लिखा होएगा तो वो मैन्युफैक्चर्ड पुर्जा है, और अगर उसके अंदर पी लिखा होएगा तो वो परचेज पुर्जा है। यानी सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर ये करता है कि तुम्हें ये बताता है कि जो पेरेंट एंटिटी है उसकी सब टाइप वो किस में फॉल करती है। तुम्हारे पास एक पुर्जा है, तुम ये जानना चाहते हो कि वो किस में फॉल करता है, मैन्युफैक्चर में फॉल करता है या परचेज में फॉल करता है। तो उसके लिए अगर तुम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट रख लो जिसमें ये लिखा हो कि वो एम है या पी है, जिससे पता चल जाए कि भाई वो मैन्युफैक्चर है, तो वो उस एट्रीब्यूट को, उस एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। ठीक है, नाम मुश्किल है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तो बेसिकली पहली लाइन भी अच्छी है वैसे तो। दिस इज अ टूल और टेक्निक विच प्रोवाइड्स अस अ मेथडोलॉजी टू डिटरमिन दैट टू विच सब टाइप एन इंस्टेंस ऑफ सुपर टाइप बिलोंग्स। ये हमें ये बताता है कि सुपर टाइप किस सब टाइप के अंदर फॉल करती है। मैं कह रहा था इसमें एग्जांपल होए, लेकिन अच्छा ये उसने दिया है ना, बेसिकली उसने दिया है, ये देने की कोशिश की है। वो कहता है कि अगर हम अपनी व्हीकल के अंदर, वो जो व्हीकल वाला एग्जांपल था, नहीं पार्ट वाला, सॉरी,
अगर पार्ट वाले एग्जांपल में हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट रख लें, दो एट्रीब्यूट्स रख लो, मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड, दो एट्रीब्यूट्स। अब गेम ये है कि वो कहता है कि अगर मैन्युफैक्चर्ड यस है और परचेज नो है, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि वो मैन्युफैक्चर्ड पुर्जा है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि परचेज पुर्जा है, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि दोनों ही है, ओवरलैप करता है, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली काम आपका ही है। तो आपका काम इसमें बेसिकली ये है कि आपने ये सिस्टम पकड़ के इसका ईयर डायग्राम बनाना है। क्या है? इसने बनाया हुआ है, इसलिए कोई इसका फ़ायदा नहीं है इसको करने का, लेकिन ये खुद करो तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। तो ये अब लेक्चर 12-13 जो है ना, ये अब इसको जो पीछे पूरी कहानी पढ़ के आए हो ना, उसको समराइज भी करते हैं एक तरीके से, और प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। 14वें से अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। ये है क्या? ये है कि एज अ डीबीए, एज अ डेटाबेस डिज़ाइनर, तुम एक कंपनी में जाते हो और तुम्हें ये सिचुएशन नज़र आती है। तुम्हें नज़र आता है कि स्टूडेंट्स हैं जो प्रोग्राम्स में इनरोल होते हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर कोर्सेज होते हैं, फिर कोर्सेज सेमेस्टर के स्टार्ट में ऑफर किए जाते हैं, वो जो कोर्स सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। फिर स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं कोर्सेज के अंदर। ये अभी तक पूरी हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है। इनरोल्ड कोर्सेज एंड ऑफर्ड कोर्सेज मस्ट नॉट बी द सेम। इस बात की कोई समझ नहीं है। ये आगे लिखा हुआ है, द डिफरेंस इज ड्यू टू इंडिविजुअल सिचुएशन ऑफ एवरी स्टूडेंट बिकॉज इफ अ स्टूडेंट डिड नॉट पास अ सर्टेन कोर्स। ये प्री रिक्विजिट्स वाला चक्कर है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करनी है काम स्टार्ट करने से पहले। अब जो भी कोर्स है उसके साथ एक टीचर भी होएगा। उसके बाद आपके सिस्टम में मिड टर्म एग्जाम्स भी होंगे, रिजल्ट्स भी तैयार किए जाएंगे, जीपीए भी दिया जाएगा। क्या? तो कॉन्सेप्ट ये है कि डीबीए एक यूनिवर्सिटी में जाता है और उसके सामने ये सिचुएशन रखी जाती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में काम किस तरीके से होता है। स्टूडेंट एक डिग्री में आता है, फिर उसके प्रोग्राम होते हैं, कोर्सेज होते हैं, सो व्हाट। अब डीबीए जब डेटाबेस डिजाइन शुरू करता है तो वो मतलब वो उस लॉजिकल डिजाइन के फेज से स्टार्ट करता है। लॉजिकल डिजाइन तुमने पढ़ा हुआ है क्या होता है। उस पर तुम्हें पता है कि जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो पहले डीएफडी लेवल जीरो डायग्राम इस्तेमाल होता है, उसके बाद डीएफडी का लेवल 1 इस्तेमाल होता है, उसके बाद यू कैन इवन हैव अ डीएफडी डिटेल्ड अगर बनाना चाहो तो। उसके बाद ईयर डायग्राम एक हमने टूल पढ़ लिया, ये भी होता है। अब तुम ये सारा कुछ इस सिस्टम में से बनाओगे। तो इसको पढ़ने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास फायदा है, मतलब क्या फायदा होगा इसको पढ़ने का। तो ये सब बना हुआ है नीचे, ठीक है। ये लेक्चर 12-13 है ही ये सारा इसने बना के दिखाया हुआ है। ये खुद बनाओ, ये खुद बनाओ जिससे इसका कोई मतलब फायदा होए। बस यहाँ तक आप इसको देखोगे, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। प्लीज इसके आगे ना जाना क्योंकि सब कुछ बना हुआ है। लेवल 0 भी बना हुआ है, लेवल 1 भी बना हुआ है, मैंने देखा है। ईआर भी 13वें लेक्चर में बना हुआ है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको खुद जरा डेवलप करो, ठीक है। यानी यानी बेसिकली अगली दफा अपना लेवल 0 लेके आओ, लेवल 1 लेके आओ और ईआर लेके आओ। डिटेल छोड़ दो यार, डिटेल पता नहीं बुक में है या नहीं, लेकिन बहरहाल टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है। जरा सा भी अगर तुमने आगे जाके देख लिया ना, जरा सा भी कि ये कैसे बना हुआ है, तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, ठीक है। पीछे जाओ, चौथे 5वें लेक्चर में था कि लेवल 0 क्या होता है। उसके बाद छठे 7वें में शायद था कि लेवल 1 क्या होता है। हमने भी एग्जाम्पल्स किया था। और फिर ईआर तुम अब करके आए हो, अभी करके आए हो। तो बजाय इसके कि इसका हम सिस्टम पढ़ें, हम इसको देख के अपने डिज़ाइंस बनाएंगे। कागज़ पेंसिल पे बना लो, उसकी तस्वीर उतार के शेयर कर दो, या सॉफ्टवेयर में बनाना है तो सॉफ्टवेयर में बना लो। या इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होती है विजियो, जो बेहतरीन है अगर करना चाहो तो, MS विजियो।
वैसे तो बहुत सारी हैं, यूएमएल डायग्रामर भी है, यूएमएल डायग्रामर वैसे काफ़ी सारी हैं, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो है वो विजियो है। ठीक है, ये तुम्हें एग्जाम में भी अलाउड होती है, क्योंकि जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस में आगे जाओगे डायग्राम्स बढ़ते ही जाने हैं, तो जितना जल्दी तुम विजियो को पकड़ लो और हाथ साफ करना शुरू कर दो बेहतर है। तो ये बेसिकली डायग्राम्स विजियो पे बनते हैं, वैसे तो तुम इस पे पेंट पे भी बना सकते हो, प्रॉपर वही है कि विजियो पे ही करो। तो बस मैं रुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा आगे, तो पढ़ पढ़ के क्या करना है। तो ये अगली दफ़ा अपने डायग्राम्स बना के लाओ, स्क्रीन शेयर करो या मेरे मुझे तस्वीरें भेज दो, मैं अपनी स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और फिर उसको डिस्कस करते हैं, और जब हम आपस में खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारे डायग्राम्स ठीक हैं, फिर हम किताब वाले डायग्राम्स देखें, और उसमें गलतियाँ निकालेंगे या उसके साथ एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे या जो भी। तो लेक्चर 12 का सिर्फ पहला सफ़ा है जिस पे ये लिखा हुआ है, आई नीड 3 थिंग्स, लेवल 0, लेवल 1 और ईआर डायग्राम, ये 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ ये नेक्स्ट टाइम लेके आओ। और बस रुकेंगे यहाँ पे, और कहाँ जाना है।